सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ अगेंस्ट द गॉड सीजन 2। और आज के इस वीडियो में हम अगेंस्ट द गॉड के आगे की स्टोरी को कवर करने वाला है, जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन तुम्हें देखने को मिलेगा। बट उससे पहले गाइस, गेस करो आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। वेल, इसका पता तो तुम्हें वीडियो के एंड तक चल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइस, एक छोटा सा रिकैप हो जाए ताकि तुम्हें और मुझे स्टोरी का थोड़ा आइडिया लग जाए। सो बेसिकली यहाँ पर योशी बर्निंग हेवन क्लाइंट के पूरे बंदों को मिटा देता है, सिवाय यहाँ फैन जोजिंग को वो वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसकी आंट ने ऐसा करने को कहा था। अब यहाँ पे उसे अपने ग्रैंडफादर से एक इनहेरिटेंस की मिलती है और उसके ग्रैंडफादर का ये कहना था कि इसके जरिए से तुम्हें ऐसी अजीम शक्तियां मिलेंगी कि जिसके जरिए से तुम हमारा बदला ले पाओगे। अब बदले की आग में झुलस रहा बेचारा फैन यूजिंग वो तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस युनशी को जान से मार दूंगा। मीनवाइल अपने युनशी का सामना यहाँ पे लिंग तियानी से हो जाता है, जो कि किंग फेस के लेवल 6 पे है और वो यहाँ हेवनली स्वॉर्ड विला की तरफ से आया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग युनशी ने जो कुछ भी किया है बर्निंग हेवन क्लैन के सारे मेंबर्स के साथ, वो सरासर नाइंसाफी है और आज वो उसे पनिश करके रहेगा। इनके बीच काफी अच्छी खासी बैटल होती है और क्या तगड़ा वाला डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और बस यही से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे इससे बैटल करने के बाद युनशी की हालत खस्ता हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान जितने स्वॉर्ड के जरिए से उसने अटैक किए थे ना, वो सारे स्वॉर्ड आर्ट्स का वो एक साथ एक कंबाइंड अटैक करने के लिए वो उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। उसके चलते यहाँ चारों तरफ से जो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स होती है वो उसके आसपास घूमने लगती है। युनशी यहाँ हफ्ते सोच रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। इस दौरान उसकी इंजरीज और ज्यादा वर्स होती जा रही थी, लेकिन लिन तियानी वो रुकता नहीं है। वो यहाँ पर एक साथ सारी स्वॉर्ड्स को गैदर करते हुए ना उसके ऊपर उतारने के लिए जैसे ही कमांड करने जाता है, सडनली यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिटिल जेई आ जाता है और आते साथ ही चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे लिन तियानी वो रुकता नहीं है। वो यहाँ पे युनशी को बहुत बुरा भला कहते हुए कहता है कि आज तो तू मर के रहेगा। बस फिर क्या वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जाइंट स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन को युनशी की तरफ चला देता है, जो देखते साथ ही युनशी इमीडिएटली सीलिंग ऑफ क्लाउड्स एंड द सन का यूज करता है। उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। लेकिन गाइस, एक किंग फेस के लेवल 6 का बंदा, उसका ये स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन जैसे उसके ऊपर लैंड होता है ना, तो ऑन द स्पॉट उसके ऊपर क्रैक्स पड़ चुके थे और यहाँ पे युनशी को दिक्कत आ रही थी। लेकिन यहाँ पे उसने जैसे तैसे मैनेज करके रखा था। लिंग तियानी खुद भी शॉक था। वो अपनी पूरी जी जान लगा के इसे क्रश करने में सारी फोर्स लगा देता है, जिसके चलते फाइनली द मोमेंट जैसे ही वो क्रश करता है ना, यहाँ पे युनशी के बैरियर समेत युनशी की हालत खराब हो चुकी थी। वो यहाँ घुटनों के बल गिर चुका होता और वो स्वॉर्ड सीधा उसे टकराने के लिए आगे बढ़ती है। लिटिल जेई समेत लिटिल आंट प्रिंसेस कांग्यो सभी लोग युनशी का नाम लेते हुए चिल्लाते हैं। लेकिन मेरी फेवरेट पर्सन यार यहाँ पे आ चुकी थी और वो आते साथ यहाँ पर अपने आइस लोटस के जरिए से उस स्वॉर्ड को रोक लेती है। अब यहाँ इतने टाइम बाद युनशी जब किंगयू को देखता है ना, तो भाई उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो एक टक उसे देखते साथ ही उसका नाम लेता है। अब किंगयू को देखकर सबकी सांस में सांस आती है, क्योंकि उसकी बदौलत युनशी जिंदा था। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर लिंग तियानी है ना, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती और वो कहने लगता है कि मैंने सुना था कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के पास एक ऐसा एक्सेप्शनली गिफ्टेड डिसाइबल है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सच में मानना पड़ेगा, अभी तो तुम अपनी 20s में पहुंची तक नहीं, लेकिन फिर भी ऑलरेडी किंग फेस के सेकंड स्टेज पे हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम युनशी को बचाने के लिए यहाँ पे आई हो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है या फिर इसके पीछे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का हाथ है? लेकिन यहाँ पे फेरी किंगयू भी कहने लगती है कि ये मेरी अपनी इच्छा है और साथ ही मेरे सेक्ट का विल भी है कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। यहाँ पे जो लिटिल जेई था ना, तभी वो भी चिल्लाते हुए कहता कि ग्रैंडपा प्लीज ऐसा मत कीजिए, बॉस बहुत अच्छा इंसान है, मैं कसम खा के कहता हूँ युनशी बहुत अच्छा इंसान है, प्लीज उन्हें यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन अपने पोते की बात सुनने के बाद भी उसका दिल पिघलता नहीं और वो कहने लगता है कि युनशी ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिल के रहेगी, ये माफी के लायक नहीं। अब उसकी बात सुनकर तो वही लिटिल जी और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फेरी किंगयू कहने लगती है कि सीनियर, अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहोगे तो ना चाहते हुए भी मुझे आपके खिलाफ जाना होगा और अब जो मैं करने चाह रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहते हुए वो अपने उस आई स्वॉर्ड को आगे कर देती है, जो कि इनके जो जाइंट स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन था उसे डिस्ट्रॉय करते हुए इनके काफी करीब आ चुका था। लेकिन वो भी अपने हाथों से इसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे डिसाइपल के साथ फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल कर सकता है। लेकिन अभी अभी तुम इस फेस पे आई हो, तुमने मास्टरी भी हासिल नहीं की इस आर्ट पे, और तो तुम अभी भी उस रेलम तक नहीं पहुंच पाई, उस लेजेंडरी रेलम तक जहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट और सोल दोनों को सिर्फ अपने डिवाइन आर्ट की मदद से पूरी तरीके से जमा दिया जा सकता है। तुम अभी उस लेजेंडरी रेलम तक नहीं पहुंची हो, तो बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा सामना कब तक कर सकती हो? हाँ, तुम मेरी बैच की हो ही नहीं। अब यहाँ पे यह सुनते साथ ही वो युनशी से कहने लगती है कि यहाँ से जल्द निकल जाओ, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इसे रोक पाऊंगी। ये कहते हुए वो सीधा उसकी तरफ बढ़ चलती है, जिसके बाद वो अपने डिवाइन आर्ट्स का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर लिंग तियानी है वो भी उसके ऊपर हमला कर रही थी। मैंने फाइट करता हुआ देखकर युनशी मदद करना चाहता था, उससे तो यहाँ पे संभला तक नहीं जा रहा था, खून की उल्टियां तक कर रहा था। अब तभी यहाँ पे जो जैस्मिन है वो उससे कहने लगती है, आखिर यहाँ पे मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से, तुम्हारी जो मिस्टिक पावर है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तुम बिल्कुल नहीं टिक सकते हो, वो जो कर रही है उसे करने दो और उसकी फिक्र मत करो, ये बुढ़ा उसे
कभी नहीं मारेगा। लेकिन यार युनशी उसे कैसे छोड़ सकता था। वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे वो उसे मारे या ना मारे, मैं यहाँ पे किंग यू को ऐसा छोड़ नहीं सकता। अब तभी वो यहाँ पे अपनी गोल्डन बेल को समन करते साथ ही खुद को हील करने लगता है। इस दौरान यहाँ पे जो लिंग त्यानी है उसने यहाँ पे फेरी किंग यू की हालत खराब कर दी थी, उसे वो मार के दूर फेंक देता है। और तभी उसकी नजर जाती है युनशी पे, जो कि यहाँ पे खुद को हील कर रहा था। वो कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ तक टिके हुए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद को हील करके कोई बहुत बड़े महान कल्टीवेटर बन जाओगे? ये कोई चमत्कार तुम्हें आके यहाँ बचा लेगा? हाँ, क्या बेवकूफी भरा फैसला है। अब ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आज तो तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। बट अगेन उसके और युनशी के बीच में वापस से जो फेरी किंग यू है वो आ जाती है और आते साथ ही एक शील्ड को समन करती है। यहाँ पे तभी जो लिंग त्यानी है वो ऐसा करता हुआ देखकर कहने लगता है कि अगर ये ऐसी फाइट में इन्वॉल्व होती रही ना तो मेरे लिए उस कीड़े को मारना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ना अपनी डिवाइन पावर की कोटिंग करता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं फिर तुम दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, लेकिन जो मेरे रास्ते आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को हवा में फेंकता है और यहाँ आसमानों को चीरते हुए इसका जायंट सा स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन जमीन पे लैंड करता है। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि ये जो जायंट सा स्वॉर्ड था ना सीधा युनशी की तरफ टारगेट करता है। किंग यू समझ आती है कि इससे युनशी नहीं बच सकता, तो वो सीधा इसका सामना करने के लिए चली जाती है। तभी युनशी अपनी आईज ओपन करता है और कहने लगता है कि किंग यू नहीं। लेकिन यहाँ पे फेरी किंग यू उसकी बात नहीं सुनती और वो जाते साथ ही अपने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का यूज करती है। अब तभी यहाँ पे एक जायंट सा जो आइस ट्री है वो समन हो चुका था, जो कि धीरे धीरे करके ग्रो होते हुए एक बहुत बड़े से जायंट से ट्री का फॉर्म ले लेता है। अब यहाँ पे इसे देखकर युनशी खुद भी हैरान था और तभी वो जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी, यानी कि जो जायंट सा स्वॉर्ड था, वो सीधा जाकर उस पेड़ से टकरा जाता है। अब यहाँ पे भाई उसका इम्पैक्ट किंग को भी फील होता है, लेकिन वो जैसे तैसे स्वॉर्ड को रोक लेती है। लेकिन यार किंग फेस के 6th लेवल का बंदा उसके लिए भी बहुत बड़ी बात साबित हो जाती है और वो यहाँ पर उसके उस जायंट से पेड़ को डिस्ट्रॉय करते हुए किंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी तरफ बढ़ चलता है। अब मौका देखते साथ ही युनशी अपने स्वॉर्ड के ऊपर सवार होकर सीधा जाता है, अपनी फ्लेम विंग्स को एक्टिवेट करते हुए सबसे पहले किंग को उठाता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी जायंट सी स्वॉर्ड के आगे रख देता है। फिर वो यूज करता है अपनी ड्रैगन सोल डोमेन का। यहाँ पे युनशी का ये जो ड्रैगन सोल डोमेन था ना, ये जैसे एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर है वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर एक जायंट सा ड्रैगन उनके आसपास फ्लोट कर रहा था और सराउंडिंग ये हर एक चीज यहाँ पर से जैसे कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। अब तभी यहाँ पे सामने मौजूद एक जो छोटा सा क्रैक था उसके अंदर से एक बहुत ही तगड़ा वाला अटैक सीधा उनकी तरफ हो जाता है, जिसके चलते जैसे उनकी बॉडी यहाँ पे फेड हो रही हो। लेकिन यहाँ पे युनशी जो कि अपने डोमेन के अंदर किंग यू के साथ था, वो यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड को रोके हुए था अपने हाथों से। कहने लगता है कि किंग यू क्या तुम ठीक हो? अगर हाँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब दोनों मिलकर सीधा इस स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं। अब ये पूरी तरीके से जैसे सूख चुका था, पूरी तरीके से पत्थर सा बनने लगता है, लेकिन दोनों इसे डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा यहाँ स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। इस दौरान युनशी का डोमेन भी हट चुका था और अब यहाँ पे किंग यू और ये दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पे युनशी का जो स्वॉर्ड स्ट्राइक है वो तो अपने बैरियर से रोक लेता है, लेकिन पीछे से किंग यू भी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो उसे अपने हाथों से ही डॉज कर देता है। अब तभी यहाँ पे युनशी और ये जो स्वॉर्ड मास्टर है दोनों के बीच एक क्लोज कॉम्बैट होता है, जहाँ पे हवा में ही दोनों एक दूसरे के ऊपर दे दनादन अटैक कर रहे थे। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद भी युनशी अभी भी फाइट कर पा रहा था। यहाँ पे वो उसके ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन युनशी यहाँ पे समहाउ मैनेज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक करते हुए उसे थोड़ी देर के लिए ना ऐसा थोड़ा सा डिसेबल सा कर देता है। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर किंग यू भी उसके ऊपर हमला कर देती है। मीनवाइल युनशी दोनों तरफ से स्लैश अटैक करके उसे पूरी तरीके से मतलब ऐसा चारों खाने चित कर देता है और फिर फाइनल ब्लो देते हुए तेजी से अपने स्वॉर्ड को लेते साथ ही ना उसके शरीर के आर पार कर देता है। अब यहाँ पर इसके चलते ना जो स्वॉर्ड मास्टर थे उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। तभी यहाँ पे किंग यू भी उसके ऊपर हमला कर देती है। लेफ्ट एंड राइट युनशी और किंग यू दोनों यहाँ पे अपनी कंबाइंड पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर इतना ज्यादा अटैक करते हैं ना कि दोनों ही उसे ओवर पावर कर देते हैं, जिसके चलते दोनों यहाँ पर मार के इसे जमीन पे गिरा देते हैं। और भाई युनशी अपनी पूरी पावर झोंक देता है इस लास्ट वाले स्ट्राइक में और जाता है सीधा उसे मारने के लिए। तभी यहाँ पे लिटिल जी आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस नहीं। और यहाँ पे युनशी का स्वॉर्ड लैंड हो चुका था और यहाँ पे थोड़ा सा खून की छींटे भी चारों ओर देखने को मिलती है। इस दौरान किंग यू भी उसके पीछे आ चुकी थी। अब युनशी एकदम लास्ट मोमेंट पे ना स्वॉर्ड स्ट्राइक को मोड़ देता है, जिसके चलते ये अटैक कंधे पे लगी थी और वो जो खून के छींटे थे ना वो शोल्डर से ही निकले थे। भाई सबके होश हो चुके थे, युनशी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था, वो गिरने लगता है, लेकिन तभी किंग यू पीछे से उसे संभाल लेती है। अब प्रिंसेस समेत सभी लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन युनशी इस कदर एग्जॉस्ट हो चुका था कि वो अनकॉन्शियस होते हुए किंग यू का नाम लेता है। और तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली युनशी का होश आ चुका था और जैसे ही वो नजरें खोलता है तो उसके सामने किंग यू मौजूद थी। अब जैसे ही वो उसका नाम लेता है ना तो किंग यू उसे देखते साथ ही खुश हो जाती है और कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और जो स्वॉर्ड मास्टर लिंग त्यानी है वो यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया इस ब्लू वाइंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का टाइटल तुम्हें चाहता है, जिसपे युनशी कहने लगता है कि ये तो बस एक खोखला टाइटल है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तभी वो उठते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है जब जब मेरी जान खतरे में आई तब तब तुम मेरी मदद के लिए जरूर आई,
और शायद ही मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ कर पाया हूँ। ये कहते हुए वो उसे डेस्परेटली हक कर लेता है और काफी टाइटली उसे होल्ड करता है, जो देखकर इवन की किंग यू तक हैरान थी और कहने लगती है कि क्या है ये, तुम क्या कर रही हो युनशी। लेकिन युनशी खुद को रोक नहीं पाता और कहने लगता है कि माफ करना, हम बीते 3 सालों से शादीशुदा हैं और मैंने तो आज तक तुम्हें किस भी नहीं किया, तो बताओ क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुनकर किंग यू खुद भी हैरान थी, लेकिन तभी दोनों के बीच थोड़ा सा मोमेंट बनने लगता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे फ्लो में, तभी बीच से किंग यू भाग जाती है और कहने लगती है कि मुझे पहले जाके सबको इन्फॉर्म करना चाहिए कि तुम्हें होश आ चुका है। यहाँ पे वो शर्मा चुकी थी। अब युनशी का ये देखते साथ ही ना चेहरा उतर जाता है। अब तभी थोड़ी देर बाद सारे लोग उसके पास दौड़ते हुए आ जाते हैं और यहाँ पे जो प्रिंसेस किंग यू थी ना, यानी कि प्रिंसेस कांग यू, वो कहने लगती है क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हारी कंडीशन कैसी है। यहाँ पे सभी लोग उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे, लेकिन युनशी कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हूँ। ये सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और यहाँ पे जो योर मैजेस्टी है वो कहने लगते हैं कि चलो अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है ना तो कहने लगता है कि योर मैजेस्टी माफ करना, लेकिन जिस हिसाब से आप मुझे इस वक्त नजर आ रहे हो ऐसा लग रहा है कि शायद आप पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, क्या ये बात सच है। अब तभी कांग यू का फादर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं और मेरी ये एंटायरली ब्लू वाइन इंपीरियल फैमिली हमेशा तुम्हारी एहसान बन रहेगी, क्योंकि आज तुमने एक नोबल फैमिली के पर्सन की जान बचाई है। तुमने मुझे जीने के लिए कुछ और साल दिए हैं और मैं इन सालों के दौरान अपनी बेटी की शादी होते हुए देखूंगा और अपने नातियों को भी देखूंगा। तुम्हारे बिना तो शायद मैं आज का सूरज भी नहीं देख पाता। अब यहाँ पे ये बात सुनकर ना सभी लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और युनशी कहने लगता है कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी है और मैंने बस अपने फर्ज को अदा किया है और आप हमारे एम्परर है, तो भला मैं आपकी मदद कैसे नहीं करता। जिस पे इसका फादर कहने लगता है कि हाँ, बीते कुछ सालों में हमें पूरी तरीके से सिचुएशन एग्जॉस्ट करके रख दिया है और अब फाइनली जाकर मैं अब अपने दिन सुकून से गुजार सकता हूँ। तभी वो यहाँ पर अपनी बेटी को बुलाता है और यहाँ पे उसकी बेटी जैसे ही फादर एम्परर कहते हुए उसके पास जाती है तो उसकी बेटी का हाथ पकड़ते हुए वो कहने लगता है, मेरी फूल सी बच्ची, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हजारों साल पुरानी ये जो ट्रेडिशन चलती हुई आ रही है मैं इसे तोड़ दूंगा और अब से ये जो थ्रोन है ये तुम दोनों से बिलोंग करेगा। ये सुनकर इवन की प्रिंसेस समेत बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्या है ये बोल क्या रहे हैं। किंग यू कहने लगती है कि फादर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन आ चुका है, मैं उस बर्डन को कम करने के लिए आपकी मदद करूंगी, हर वो चीज करूंगी कि जिससे आपके ऊपर से प्रेशर हट जाए, लेकिन मैं थ्रोन को कभी भी नहीं ले सकती, ना इसकी जिम्मेदारी को मैं लेना चाहती हूँ। जिस वक्त का फादर कहता है कि हमारा ये लैंड, हमारी ये जमीन न जाने कितने सदियों से वेट करती आ रही है हमेशा एक वाइस रूलर की, मेरे बस में जो कुछ भी था मैंने इसके लिए सब कुछ किया और अब बारी है कि तुम्हारे जैसे 2 वाइस पर्सन इसे संभाले। युनशी और तुम साथ मिलकर हमारे लोगों के लिए खूब सेवा करोगे, इन्हें और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। और तुम्हें भी बस मेरे बातों पे यकीन करना होगा। तुम दोनों ने न जाने कितने सालों से इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ इस मुकाम तक आज तुम पहुंच पाए हो। ये कहते हुए अब वो युनशी के पास जाने लगता है। अब युनशी भी जैसे तैसे खड़ा हो चुका था। तभी यहाँ एम्परर कहने लगते कि युनशी, ब्लू वाइन न जाने कितने सालों से अपने बुरे हालातों से लड़ता हुआ आ रहा है, जिसके चलते न जाने कितने सालों से हम इतने कमजोर रहे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन अब जाकर हमारे दुश्मन और जितने भी हमारे क्यास थे सब खत्म हो चुके हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ हद तक कम हो चुके हैं और जितने भी थ्रेट्स हैं वो फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए हमसे दूर हो चुके हैं। तो क्या मैं ये और तुम्हारे ऊपर मैं अपने इस ब्लू वाइन की जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मिलकर ब्लू वाइन के इसकी ऊंचाइयों तक ले जाओगे, इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग कि आज से पहले जो कभी वो था भी नहीं, और मेरी बेटी का भी तुम ख्याल रखोगे। जिस पे वो कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए एम्परर, आज से प्रिंसेस और जो पूरी की पूरी इंपीरियल वाइन सिटी है और उसकी टेरिटरी, इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इनका ख्याल रखूंगा, मैं इन दोनों में से किसी को भी कोई यहाँ जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर आज से इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात रखी। अब यहाँ पे ये सभी लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी साइड से हम यहाँ पे किंग यू को देख पाते हैं, जो कि ये सारी बातें सुन रही थी। अब फेरी किंग यू युनशी के लिए खुश थी कि अब उसे एक अच्छी खासी जिंदगी मिलने वाली है। तभी यहाँ पे युनशी का ग्रैंडफादर कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए एम्परर, प्रिंसेस और मेरा पोता युनशी दोनों जीने मरने तक साथ रहेंगे, अब से दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा और अब तो हम एक दूसरे के इतने करीबी बन चुके हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरी जो फैमिली है, मेरी शाओ फैमिली कभी इंपीरियल फैमिली के इतने क्लोज आ पाएगी। फेरी किंग यू यहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो जानती है कि वो कभी भी युनशी के वर्ल्ड से बिलोंग करती ही नहीं थी, युनशी कभी उसका हो भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग हैं और इनके बीच जो शादी हुई थी वो तो बस इनके रास्तों को एक दूसरे से जोड़ती है और वो भी बस कुछ पल के लिए ही सही। अब यहाँ से वो चली जाती है। अब तभी फाइनली वो दिन आ जाता है जब युनशी और प्रिंसेस दोनों की शादी होने वाली थी। यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे, पूरे के पूरे कैपिटल को यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाया गया था और युनशी भी यहाँ पर दूल्हे के कपड़े में बन ठन के ना सभी का स्वागत करने के लिए रेडी था। सभी लोग आते साथ उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वही दूसरी तरफ प्रिंसेस भी यहाँ पर रेडी हो चुकी थी दुल्हन के गेटअप में और उसे तैयार करते वक्त लिटिल आंट कहने लगती है कि ऐसे मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब यहाँ पे वो थोड़ी नर्वस थी, तो ये देखकर वो कहने लगती कि क्या हुआ, इतना डरो मत, युनशी तुम्हें खा तोड़ी जाएगा। जिस पे वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। अब यहाँ पे बाहर सारे के सारे मेहमान आ चुके थे ऑलमोस्ट और युनशी भी उनका वेलकम कर रहा था और यहाँ
स्वॉर्ड विला की तरफ से यहाँ पे लिटिल जे आ चुका था और जैसे ही वो अपने बॉस को देखता है तो वही उसे आते साथ ही कंग्रेचुलेट करते हुए कहने लगता है कि बॉस आप तो छा गए यार, पूरे इंपीरियल वाइंड और आसपास के इलाकों में बस आपकी चर्चे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का टाइटल जो आपको मिल चुका है। अब आपके रहते कोई भी प्रिंसेस कांगियों को परेशान नहीं कर सकता और अगर कोई उन्हें परेशान करेगा तो वो होगी सिर्फ आप, है ना, क्योंकि इस पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आप जैसा कोई दूसरा है कहाँ, और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। हाँ, ये सुनकर युनशी उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहने लगता है कि अगर मैंने कभी उसे जरा सा भी तंग किया ना तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम मुझे 1000 थप्पड़ मारो, अगर उसने जरा सा भी उफ किया ना मैं तुम्हें हक देता हूँ कि तुम मुझे सजा देना। अब यहाँ पे ये दोनों हंसने लगते हैं कि तभी यहाँ पे पीछे से जो जेई उन्हें वो आ जाता है, कहने लगता है कि अरे पागल, तुम्हें तो उसे अब यहाँ अपना जीजा कहना चाहिए, है जरा सा भी मैनर्स नहीं है तुम्हें, आजकल के लड़के यार ये क्या दिसाती है। वो यहाँ पे युनशी को ग्रीट करता है और उसे कहने लगता है कि ब्रदर युन, आपको यहाँ पे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब जबकि आप यहाँ पे आ चुके हैं तो हमारे इंपीरियल वाइंड की पुरानी ग्लोरी हमें वापस मिल जाएगी। जिस पर युनशी कहने लगता है कि हाँ मुझे बस आप सबका साथ चाहिए और उम्मीद है कि वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। जिस पर वो कहने लगता है कि जब तक आप साथ है ना सब कुछ मुमकिन है। अब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे शिया किन्यू आ चुकी है जो कि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की यंग पैलेस मिस्ट्रेस है। साथ ही यहाँ पे चू येली भी आ चुकी थी। अब यहाँ पे इन दोनों को देखते साथ ही युनशी आगे जाता है। मतलब देखो यार, यहाँ पे फेरी किन्यू को देख करना सभी लोगों की नजरें उसी पे ठहर जाती है। वो कहने लगते है कि कितनी खूबसूरत है। तभी युनशी उसके पास जाता है, कहने लगता है कि किन्यू मुझे एक बात बताओ, बीते 8 हफ्तों से तुम कहाँ थी? तुमने कहा था कि तुम सबको इन्फॉर्म करने जा रही हो, लेकिन उस बात को 2 महीने हो गए और तब से लेकर तुम दोबारा मुझसे मिलने भी नहीं आई। जिस पे वो कहने लगती कि उस दिन मैंने देखा कि यंग मास्टर युन अब खतरे से बाहर है तो मेरी वहाँ पे क्या जरूरत, इसलिए मैं चली गई। वैसे भी फ्रोजन क्लाउड के कुछ जरूरी काम आ गए थे और जिसके लिए मुझे हर हाल में निकलना था। माफी चाहती हूँ कि अगर इसके जरिए से मैंने यंग मास्टर युन को ऑफेंड किया हो। अभी यहाँ पे वो उसके थोड़ा पास आता है, कहने लगता है कि एक बात बताओ, तुमने उस दिन सब कुछ सुना? तुम बाहर ही थी जब हिज मैजेस्टी ने मुझे और प्रिंसेस को एक साथ मेंशन किया, तुमने सुना? मैं बस तुम्हें क्लियर। अब तभी उससे पहले कि वो कुछ कहना जाता तभी यहाँ पे पीछे से लिंगी कहने लगती है कि यंग मास्टर युन आपको भूलना नहीं चाहिए कि आज कौन सा दिन है। वैसे भी मेरी मास्टर और मैं हम दोनों यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड की तरफ से आए हैं आपको कांग्रेचुलेशन करने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो प्लीज आप भी थोड़ा ख्याल कीजिए कि हम यहाँ पे कहाँ है और किन सबके बीच में है। यहाँ पे युनशी की बोलती बंद हो जाती है और होनी भी चाहिए। और जब तक दोनों यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो फेरी किंग थी ना उसे देख कर बेचारा जीव थोड़ा सा उदास था। आफ्टर ऑल वो उसे पसंद जो करता है, साथ ही उसे किंग के फीलिंग्स के बारे में पता है और उसे उसके लिए बुरा लगता है। यार जब आप किसी से प्यार करो वो किसी और से प्यार करे और वो इंसान दूसरी शादी करे तो हर्ट होता है पहले इंसान को, खुद के लिए भी और उसके लिए भी। क्या जो प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तुम दूसरे से उम्मीद करती है और वो तुम्हें दे ही नहीं सकता, खुद के लिए भी बुरा लगता है और उसके लिए भी बुरा लगता है यार। तभी यहाँ उसे लिटिल जी होश में लाता है, कहने लगता है कि कहाँ खो गई, चलिए हमें भी अपनी जगह लेनी चाहिए। अब वो भी उनके साथ चला चाहता है। युनशी जो कि अभी भी किंग को देखे जा रहा था तभी उसे पीछे से आवाज आती है। अब तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा आ जाता है और ये शाओ क्लैन का वही मास्टर और आते साथ ही भाई युनशी का हाथ पकड़ लेता और कहने लगता है कि यंग मास्टर युनशी आज तो यहाँ हेवन एंड अर्थ मिलके भी आपको कंग्रेचुलेट कर रही है, कितना सुहाना दिन है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पे ये सुनकर ना युनशी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन ये इतना ढीठ है वो उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहने लगता है कि अरे अरे मास्टर जरा मुझे मेरी खुशी का इजहार करने दीजिए, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ ना कि मैं लगातार 3 दिन तक पी सकता हूँ। और आपको याद है कांग फांग जो बैटल हुआ था उसी में देखकर मैं पता चल गया था मुझे कि भाई आप बहुत आगे जाओगे। युनशी अपना सिर पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि मैं पहचान गया था कि तभी आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि बस 2 साल के अंदर ही आप इस ब्लू वाइन के ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाओगे। जिसमें युनशी से कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो हेवन डिसीविंग ऑर्ब है उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं है ना, तो भला उसके रहते मैं खुद को ब्लू वाइन का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कैसे कह सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपना हाथ झटक लेता है और कहने लगता है कि सच में मैं खुद को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे सेक्ट मास्टर शाओ खुद मुझे यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं और एक दिन मैं खुद आऊंगा आपके घर तक चल के और जिसके बाद आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ पे वो समझ आता है कि भाई युनशी उसे किस और इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर भी इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है और कहने लगता है कि माफ करना, असल में मेरा फादर फैन ये जो की बातों में आ गया था और बस उन्होंने ऐसी हरकत कर दी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। और सच में उन्हें डीप डाउन इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट भी होता है और इसी के चलते तो उन्होंने मुझे ये स्पेशल रिंग देके भेजा है। अब ये कहते हुए वो उसे वो रिंग देता है और कहने लगता है कि इसके अंदर 15 किलोग्राम पर्पल क्रिस्टल्स हैं, साथ ही 10 kg व्हाइट परफॉर्म जेड्स भी हैं, साथ ही इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। अब यहाँ पे युनशी ये सारी बातें सुनकर ना उस चीज को अपने पास रखने लगता है। तभी यहाँ पे जैस्मिन कहने लगती है कि मानना पड़ेगा यार, इन लोगों ने तो खुद को कंगाल कर दिया होगा तुम्हारे लिए इतनी रकम को जमा करने के लिए, इस बार तो हमारे हाथों में जैकपॉट लग चुका है। जिसके बाद वो अपने पास से ना कुछ टोकन्स को भी निकालता है और बार बार माफी मांगते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप उस गलती को जाने दोगे। अब तभी युनशी कहने लगता है कि क्या बस इतना ही। ये सुनकर भाई उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने लिटरली सब कुछ दे दिया था और कहने लगता है कि यंग मास्टर युनशी अगर आपको के अलावा भी कुछ चाहिए तो बस हुक्म कीजिए। जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ ये बताओ आजकल तुम्हारा बेटा शाओ कांग क्या कर रहा है। वैसे भी जब से मैं अलग हुआ हूँ ना शाओ क्लैन से मैं उससे मिला नहीं हूँ और मैं उससे बड़ा मिस कर रहा हूँ। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि मेरे बेटे ने भी आपके साथ बहुत गलत किया है, वो एक नंबर का वर्थलेस है। क्या बताऊँ मैं खुद उससे
से परेशान हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरफ से ना जब मैं लौट के जाऊंगा मैं उसे पनिश जरूर करूंगा, उसकी सजा उसे मिल के रहेगी। जस्ट फिर यूशु से गले लगाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कहता है कि अरे रे सेक्ट मास्टर, इतनी देर करने की क्या बात है, क्यों ना आप उसे यहीं बुला के मेरे सामने सजा दे दो। जस्ट फिर बेचारे को मानना पड़ता है और कहने लगता है कि कहाँ है वो लड़का, उसे आगे लाओ। तभी यहाँ पे उसका बेटा जो कि एल्डर के पीछे छिप रहा था बेचारा कांप रहा था और जाने की कोशिश करता है। अब एल्डर उसे जैसे तैसे ले आते हैं। अब यहाँ पे युनजी को देखकर भाई वो थर थर कांपता है, कहने लगता है कि फादर आपने बुलाया। युनजी यहाँ पे जरा सा हंसता है तो भाई इसकी ना बिल्कुल पैंट गीली हो चुकी थी। तभी यहाँ पे इसका फादर कहने लगता है कि यंग मास्टर युन, अब जरा देखिए मैं इसे कैसे सजा देता हूँ। यहाँ पे तभी उनका जो एल्डर था वो कहने लगता है कि सेक मास्टर ये मत कहना कि आप सच में। तभी यहाँ पे वो एक जोरदार बिजली का झटका अपने बेटे के ऊपर उतार देता है, जिसके चलते बंदा काफी दूर जा गिरता है और यहाँ पर उसकी बॉडी की हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि इसका बेटा महीनों से बिस्तर से उठने नहीं वाला। अब तभी यहाँ पे वो सीधा युनजी से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इसके चलते आपका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ होगा। ये सुनकर ना युनजी यहाँ पे अंगड़ाइयां लेते हुए यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे पीछे पीछे ये लोग भी इसे फॉलो करने लगते हैं और बस उनके चाहते साथ ही पीछे यहाँ पर एक काफी नोबेल पर्सन आ चुका था, जिसकी और ही बता रही थी कि ये भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि ये असल में जो ब्लड फिनिक्स ट्राइब है उससे बिलोंग करता है और सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइज इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। लेकिन गाइज हमने हमारे बैकअप चैनल पे एक बहुत ही कमाल की सीरीज का ब्रेकडाउन वीडियो किया है जिसका नाम गुआन है और जिसके तुम लोग भाई बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। ये स्टोरी एक ऐसे लड़की की है कि भाई जिसकी बहन को ना यहाँ पर जो इमोर्टल्स है यानी कि जो पावरफुल बीइंग्स थे ना वो लोग की एनर्जी के लिए जिंदा यहाँ पे कुचल देते हैं। यहाँ पे उसकी छोटी बहन उसके लिए सब कुछ थी और एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पे बस की पावर के लिए ऐसे क्रश कर देना सच में उसे अंदर से तोड़ के रख देता है। अब कैसे वो आगे बढ़ता है और उनसे बदला लेता है, ये सारी चीजें तो अब तुम्हें उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जाके चेकआउट जरूर कर लेना, कॉज स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की और एनिमेशन भी भाई टॉप नॉच की है। और गाइस उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम में उसमें जो मैं बाकी की सीरीज है उन्हें भी कवर करने वाली और उनके भी जो ब्रेकडाउन वीडियोस है तुम्हें उसमें देखने को मिल जाएगा और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।